तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों प्राचीन इतिहास का लेक्चर हमारा चल रहा था और प्राचीन इतिहास के क्रम में हम लोग मगध साम्राज्य देख रहे थे और मगध साम्राज्य में हमने हर्यक वंश देख लिया था। और आज हम लोग जो वंश देखेंगे वो देखेंगे शिशुनाग वंश और लास्ट है नंद वंश। नंद वंश के बाद ये सारा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद मौर्य साम्राज्य स्टार्ट हो जाएगा। तो मौर्य साम्राज्य के बाद सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे लेक्चर आपको मिस ना हो, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमको देखना है शिशुनाग वंश, ठीक है ना। हर्यक वंश हमने देख लिया था, आज हमको देखना है शिशुनाग वंश। जो दूसरा वंश था मगध साम्राज्य में वो था शिशुनाग वंश। तो उदयन के बाद शिशुनागों का वंश का शासक शुरू हुआ और शिशुनाग योग्य शासक था। राजा बनने से पहले वह काशी का क्या था, गवर्नर था, ठीक है ना। जो शिशुनाग था वो काशी का गवर्नर था राजा बनने के पहले, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं 412 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग ने जन सहयोग से शिशुनाग वंश की क्या किया, स्थापना किया। कितने, 412 ईस्वी पूर्व में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सिंहासन पर बैठने के बाद शिशुनाग ने सर्वप्रथम अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। यानी सबसे पहले उसने किस राज्य को जीता, उसने अवंती राज्य को जीता और अब मगध साम्राज्य में मिला लिया। और इसके बाद मगध में मिला लिया। इस विजय के कारण मगध का जो वत्स राज्य था, ठीक है ना, मगध का वत्स राज्य के ऊपर भी क्या हो गया, अधिकार हो गया, क्योंकि वह अवंती के अधीन था, ठीक है ना। वत्स जो था वो अवंती राज्य के अधीन होने के नाते जब इसने अवंती को जीता तो वत्स जो है अपने आप जो है मगध में मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि शिशुनाग की मृत्यु 394 ईसा पूर्व में हो गई और उसके बाद उसका पुत्र, ठीक है ना, उसका पुत्र क्या नाम था, कालाशोक, ठीक है। उसका पुत्र कालाशोक मगध की गद्दी पर बैठता है, ठीक है ना। चलिए अब कालाशोक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कालाशोक को पुराणों में काक वर्ण, ठीक है ना, पुराणों में कालाशोक को काक वर्ण कहा जाता है। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से स्थानांतरित कर कहां लेके गया, पाटलिपुत्र लेके गया, ठीक है ना। अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके वैशाली से पाटलिपुत्र लेके गया। और कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन हुआ था, ठीक है ना। आयोजन ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था वैशाली में, ठीक है ना। द्वितीय संगीति का आयोजन वैशाली में कालाशोक के समय में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बाण भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र के अनुसार कालाशोक की जो हत्या है वो महापदम नामक व्यक्ति ने 366 ईसा पूर्व में चाकू मारकर कर दी थी, ठीक है ना, चाकू मार के कर दी थी। 366 ईसा पूर्व में व्यक्ति का नाम था महापदम नंद। कालाशोक के बाद उसके 10 पुत्रों ने मगध पर लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदी था, ठीक है ना। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन या महानंदी था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं वो नंद वंश देखते हैं, ठीक है ना। नंद वंश है, नंद वंश के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। चलिए नंद वंश को देखते हैं कि शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ और महापदम नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर दिया। किसने अंत किया, महापदम नंद ने, ठीक है ना। इसने शिशुनाग वंश का अंत कर दिया और 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की क्या होती है, स्थापना होती है। 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना महापदम नंद नाम के व्यक्ति ने किया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि महापदम नंदन को महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है, ठीक है ना। महापदम नंद को महाबोधि वंश में क्या कहा गया है, उग्रसेन की उपाधि जो इसको दी गई है। महापदम नंद को प्रायः सभी ग्रंथों में नई जाति का बताया गया है, ठीक है ना। इसको सारे ग्रंथों में नई जाति का बताया गया। इसे कली का अंश, ठीक है, कली का अंश, सर्वोच्च त्रात्रवक तथा दूसरे परशुराम का अवतार, ठीक है ना, दूसरे परशुराम का अवतार भी इसे कहा गया है। और महापदम नंद मगध साम्राज्य का पहला शासक था जिसने विंध्य पर्वत, ठीक है ना, जिसने विंध्य पर्वत के दक्षिण में अपनी विजय पताका को क्या किया, फहराया। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं नंद वंश में। नंद वंश का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है घनानंद सिकंदर का समकालीन था एवं नंद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है ना। नंद वंश का अंतिम शासक अगर पूछे तो वो घनानंद होगा और घनानंद किसके समकालीन था, वो सिकंदर के समकालीन था, ठीक है। नंद वंश के सैन्य बल को विशेषकर हस्ती सेना, ठीक है ना, विशेषकर हस्ती सेना के कारण इस सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी के तट को पार करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक है ना। ब्यास नदी के तट को पार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण सिकंदर पर
भारत के विजय अभियान का सपना जो था वो अधूरा ही रह गया। तो किसकी वजह से? हस्ती सेना के कारण। ठीक है, हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर का जो भारत विजय का अभियान था वो कहीं न कहीं फेल कर गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को युद्ध में हराकर उसकी क्या कर दी? उसकी हत्या कर दी। ठीक है ना, मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करेगा। चाणक्य क्या था? उसका मित्र था, उसका वो मंत्री था, ठीक है, या उसका गुरु कह सकते हैं हम। ठीक है ना, इसका कई नाम है, जब लेसन हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में मैं समझाऊंगा। इस प्रकार नंद वंश का शासन 321 ईस्वी पूर्व में क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, और मौर्य वंश के पूर्व मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? तो महापद्म नंद ने किया था। उसने तत्कालीन सभी प्रमुख राजवंशों, ठीक है ना, का विस्तार कर विशाल साम्राज्य की क्या किया था? उसने स्थापना किया था। ठीक है ना, उसने स्थापना किया था, अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा उसने बढ़ाया था। लास्ट पॉइंट हमने देखा था कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में जो है अपने साम्राज्य का विस्तार उसने किया था। उसने 10 राजवंशों पर विजय, ठीक है, प्राप्त की। और जो 10 राजवंश है वो राजवंश कौन कौन से थे? तो पांचाल, काशी, अश्मक, कलिंग, इक्ष्वाकु, कुरु, शूरसेन, हैग्य, मैथिल और वीतिहोत्र, ये 10 राजवंश थे। 10 राजवंशों को हराकर अपने साम्राज्य का क्या किया था? विस्तार किया था, बहुत बड़े पैमाने पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में इस क्षेत्र में लौह अयस्क और तांबा का पाया जाना एवं हाथी का प्रचुर मात्रा में होना क्या था? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है ना, यानी लोहा पाया जाना, तांबा पाया जाना और हाथी का पाया जाना इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था मगध साम्राज्य के विस्तार में। उसके बाद नेक्स्ट है कि नंद वंश के शासन काल में मगध जो था वो आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध था। ठीक है ना, इसीलिए मगध के वर्चस्व के लिए लड़ाई चल रही थी कि मगध पे शासन कौन करेगा। तो नंद वंश, नंद शासक जैन धर्म को मानते थे। ठीक है ना, नंद शासक जो है किस धर्म को मानते थे? वो जैन धर्म को मानते थे। और उन्होंने अपने शासन में अनेक जैन मंत्रियों को क्या किया था? नियुक्त किया था। अनेक जैन मंत्रियों की इसीलिए इन्होंने नियुक्ति किया था अपने शासन काल में। जिसमें मेन जो जैन मंत्री थे वो कौन थे? वो थे शक्टार और स्थूलभद्र। ठीक है ना, शक्टार और स्थूलभद्र घनानंद के प्रमुख जैन अमात्य थे। अमात्य एक टाइप के अधिकारी थे, एक प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे। तो ये 2 अधिकारी घनानंद के समय में थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कात्यायन, वररुचि, वर्ष तथा उपवर्ष जैसे विद्वान नंदों के शासन काल में हुआ करते थे। ठीक है, और व्याकरण के महान विद्वान कौन थे? विद्वान पाणिनि। ठीक है ना, पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। ठीक है, जो व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे पाणिनि, वो महापद्म नंद के मित्र थे। नंदों ने कलिंग को जीतकर मगध की शक्ति को बढ़ाया और विजय स्मारक के रूप में कलिंग से जीन की मूर्ति, ठीक है ना, कलिंग यानी उड़ीसा से लाके जीन की मूर्ति को उठा लाए। और ये सभी बातें महापद्म नंद के शासन काल में घटित हुई थी। ठीक है ना, ये जो घटना, जो अधिकतर घटना हुई है ये महापद्म नंद के शासन काल में हुई थी। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उसने अपने आप को एक राट कहा था। ठीक है ना, अपने आप को जिस उपाधि से सजाया था या ग्रहण किया था बोल सकते हैं, तो कौन सी उपाधि थी? वो उपाधि थी एकराट की। ठीक है ना, तो बच्चों इस प्रकार जो है ये लेक्चर यही समाप्त होता है। और इसके बाद हम मगध साम्राज्य यही समाप्त हो जाता है और मगध साम्राज्य पे हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखते हैं। तो जाने से पहले तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसा ही लेक्चर मिलता रहे, आपकी क्लासेस मिस ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।